जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्पेयर। आज का हमारा टॉपिक है पूर्व मध्यकाल के दक्षिण भारत। इससे पहले हम उत्तर भारत के बारे में देख चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा दक्षिण भारत, जिसमें चोल साम्राज्य और दक्षिण भारत के जो भी साम्राज्य थे उससे जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा शुरू होता क्वेश्चन हमारा है, ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन? रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि है। रवि कीर्ति जिसने ऐहोल प्रशस्ति की रचना किया है। ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने किया है? रवि कीर्ति ने। और रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता थे रवि कीर्ति, और रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य, राजवंश और दूसरा राजधानी। जैसे चालुक्य जो था, चालुक्य का टोटल 3 शाखा थे, जिसमें प्राचीन शाखा था कौन सा? वातापी का चालुक्य। वातापी का चालुक्य जो है चालुक्य वंश का मूल शाखा है। तो प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा कहाँ था? वातापी में। वातापी को ही बादामी भी कहा गया है। चालुक्य वंश का मूल शाखा है वातापी का चालुक्य। कहाँ है? कर्नाटक में। और चालुक्य का दूसरा शाखा है पूर्वी चालुक्य, जिसे वेंगी का चालुक्य कहा जाता है। वेंगी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और एक और चालुक्य का शाखा तीसरा है पश्चिमी चालुक्य, जो है कल्याणी का चालुक्य, और कल्याणी है कर्नाटक में। तो चालुक्य वंश का 3 शाखा, वातापी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य और वेंगी का चालुक्य। चालुक्य वंश के 3 शाखा, वातापी का चालुक्य कहाँ? कर्नाटक में। दूसरा है वेंगी का चालुक्य, जिसे वेंगी पूर्वी राज्य कहा जाता है, पूर्वी चालुक्य, जो वेंगी कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। और तीसरा है कल्याणी का चालुक्य। कल्याणी जो पश्चिमी चालुक्य है, कल्याणी कर्नाटक में है। तो चालुक्य वंश के 3 शाखा, वातापी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य और वेंगी का चालुक्य। अगला है चालुक्य जो थे इसके संस्थापक के बारे में। तो वातापी के चालुक्य जो चालुक्य वंश की मूल शाखा था, उसका संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। वातापी के चालुक्य जो चालुक्य वंश का मूल शाखा है, इसकी स्थापना किया था कौन? पुलकेशिन प्रथम ने। और पूर्वी चालुक्य जो वेंगी का चालुक्य कहलाता था, उसका संस्थापक था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ने वेंगी के चालुक्य की स्थापना किया था। और कल्याणी के चालुक्य जो पश्चिमी चालुक्य के नाम से जाना गया, उसका संस्थापक कौन? तैलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैलप द्वितीय, वेंगी के चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन, और वातापी के चालुक्य के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। तो चालुक्य के बारे में क्लियर हो गया। चालुक्य के 3 शाखा, पूर्वी चालुक्य को कहा गया वेंगी का चालुक्य, और वेंगी के चालुक्य के संस्थापक कौन हुए? विष्णुवर्धन। पश्चिमी चालुक्य को कहा गया है कल्याणी का चालुक्य, और कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक हुआ तैलप द्वितीय। और चालुक्य का मूल शाखा, जिसे वातापी या वादामी का चालुक्य कहा जाता था, उसका संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, कांची के पल्लव वंश कहाँ था? कांची के पल्लव जो था उसका संस्थापक कौन? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने कांची में पल्लव वंश की स्थापना किया था। कांची के पल्लव के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। अगला है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता था? तो वह थे वातापी के चालुक्य कौन? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम वातापी के चालुक्य के संस्थापक थे। और वातापी, जिसे बादामी भी कहा गया है, बादामी में दुर्ग का निर्माण कराया था। और चालुक्य का राजधानी कहाँ बनाया? वातापी या बादामी को। तो बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? पुलकेशिन प्रथम को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका था? वह था कौन? वह था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया था। पुलकेशिन वातापी के चालुक्य से कौन से? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के शासक थे कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में पढ़े हम लोग। तो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया था कौन? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक थे, जो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को
नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया था और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका था। चालुक्य और पल्लव के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष को किसने आरंभ किया था? तो चालुक्य और पल्लव के बीच जो संघर्ष हुआ था उसको किसने शुरू किया था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य और पल्लव के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष को प्रारंभ किया था कौन? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य और पल्लव के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष को प्रारंभ किया था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था? चालुक्य और पल्लव, चालुक्य वंश और पल्लव वंश के जो संघर्ष हुआ था उसके दौरान पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किया था। पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कौन किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। पुलकेशिन द्वितीय जो वातापी के चालुक्य थे उसका हत्या किया था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। नरसिंह वर्मन प्रथम मामल पल्लव वंश के शासक। नरसिंह वर्मन प्रथम जिसे मामल कहा गया है पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किया था और पुलकेशिन द्वितीय के राजधानी कहाँ वातापी या बादामी पर कब्जा कर लिया और राजधानी पर कब्जा कर लिया उसको जीत के वातापी कोंड यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण किया। फिर से एक बार देखिए, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश के थे? पल्लव वंश के। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किया, उसकी राजधानी वातापी पर कब्जा कर लिया और वातापी पर कब्जा करने के बाद वातापी कोंड यानी वातापी के विजेता का उपाधि धारण किया था। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया था? चेर वंश, चोल वंश और पांड्य तीनों को हराया था। चेर शासक, चोल शासक और पांड्य शासक तीनों को हराया, जिससे कारण उसे तीनों समुद्र का स्वामी भी कहा गया है। वह चालुक्य शासक कौन था? विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य शासक था जिसने चेर शासक, चोल शासक और पांड्य शासक। चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम ने चेर शासक, चोल शासक और पांड्य शासक तीनों को हराया था, जिस कारण उसे तीन समुद्र का स्वामी कहा गया है। तीन समुद्र का स्वामी किसे कहा गया है? विक्रमादित्य प्रथम को तीन समुद्र का स्वामी कहा गया है। विक्रमादित्य प्रथम को क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने दक्षिण भारत के तीन शासक चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश तीनों को हराया था। इसी कारण उसे तीनों समुद्र का स्वामी कहा गया। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था कौन? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ और राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर भी विजय किया था। तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था। पहाड़ी को काटकर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने पहाड़ी को काटकर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? कौन? राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो राजराज प्रथम कहाँ? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को किसने परास्त किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। किस वंश के थे? वह थे पल्लव वंश के। नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था और
पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी पर अधिकार करके वातापी कोण की उपाधि भी धारण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजा की राजधानी था? तो चोल का राजधानी कहाँ? तंजौर। चोल का राजधानी कहाँ था? तंजौर। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय और चोल का राजधानी कहाँ था? तंजौर में। चोल का राजधानी कहाँ था? तंजौर में। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य की राजधानी मदुरई। चोल वंश का राजधानी तंजौर और पांड्य वंश की राजधानी मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था कौन? चोल राजवंश। चोल शासक ने श्रीलंका पर भी अधिकार किया था और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका को जीता था कौन? चोल शासक ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया है चालुक्य वंश के शासक ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य शासक ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासक ने किया। पल्लव के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ? महाबलीपुरम। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है? महाबलीपुरम। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? तो होयसल की राजधानी था देवगिरी। होयसल की राजधानी का नाम है देवगिरी। होयसल वंश का राजधानी कहाँ था? देवगिरी में। होयसल वंश का राजधानी कहाँ था? देवगिरी। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? महाबलीपुरम क्या है? एक मुख्य नगर। वह कला में किन शासक की रुचि को दर्शाता है? पल्लव को। महाबलीपुरम क्या है? एक मुख्य नगर। वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लव को। अगला क्वेश्चन है यादव साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो यादव सम्राट का राजधानी था देवगिरी के थे यादव कहाँ के थे? देवगिरी के। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ था? देवगिरी के कौन थे? यादव। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? चोल वंश के समय चोल शासक ने शैव धर्म को संरक्षण दिया। चोल वंश के शासक शैव धर्म को संरक्षण दिया था। शैव धर्म का ही एक मूर्ति मिलता है कौन? नटराज शिव चोल वंश के समय ही प्रसिद्ध था। तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला शासक था राजराज प्रथम। अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता किसने स्थापित किया था? तो राजराज प्रथम। पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित किया था राजराज प्रथम। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर क्या है? जिनेंद्र से क्या हो जाएगा? जिन से जैन धर्म। तो रवि कीर्ति किसने? जिनेंद्र मंदिर जिसे मेघूती मंदिर भी कहा जाता है। जिनेंद्र मंदिर जिसे मेघूती मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने किया है? रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघूती मंदिर ऐहोल का संबंध है किसे? जैन धर्म से। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघूती मंदिर ऐहोल का संबंध किससे है? जैन धर्म से। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघूती मंदिर ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से। ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। अगला है पापनाथ का मंदिर पतडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो पापनाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने किया है? चालुक्य, वातापी के चालुक्य। पापनाथ का मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया है? वातापी के चालुक्य शासक। वातापी के चालुक्य शासक ने पापनाथ के मंदिर का निर्माण किया है। मत्स्य विलास प्रहसन
नाटक के रचयिता। एक नाटक के बारे में पूछा है कौन? मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन के रचयिता थे कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। मत विलास प्रहसन के रचयिता थे महेंद्र वर्मन प्रथम। और मत विलास और विचित्र चित्र की उपाधि धारण किया था महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। मत विलास प्रहसन की रचना किया था कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और मत विलास और विचित्र चित्र की उपाधि धारण किया था महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। मत विलास प्रहसन क्या है? नाटक है। मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया है? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। मत विलास और विचित्र चित्र की उपाधि धारण किया है कौन? महेंद्र वर्मन द्वितीय। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली मंदिर निर्माण करने की टोटल 3 शैली है। उत्तर भारत में नागर शैली का प्रयोग होता है, मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली मंदिर निर्माण करने की कला है, शैली है। और द्रविड़ शैली जो है इसका शुरुआत हुआ था पल्लव शासक के समय में। द्रविड़ शैली का शुरुआत किस वंश के समय हुआ? पल्लव। द्रविड़ शैली का शुरुआत हुआ था पल्लव शासक के समय में। अगला है मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक के मिलान करने, जैसे महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली की शुरुआत कौन किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। महेंद्र वर्मन शैली जो मंदिर निर्माण शैली है इसका प्रतिपादक थे महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन शैली मंदिर निर्माण शैली है, इसके प्रतिपादक थे महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल्य शैली के प्रतिपादक नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम को मामल्य भी कहा जाता है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्य शैली की स्थापना किया था। मामल्य शैली के प्रतिपादक नरसिंह वर्मन द्वितीय और राजसिंह शैली के प्रतिपादक नरसिंह वर्मन। मामल्य शैली के प्रतिपादक नरसिंह वर्मन प्रथम और राजसिंह शैली के प्रतिपादक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। राजसिंह शैली के कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अपराजित शैली के नंदी वर्मन। अपराजित शैली के प्रतिपादक कौन थे? नंदी वर्मन। अपराजित शैली के कौन थे? नंदी वर्मन। तो मंदिर निर्माण शैली है कौन? महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली के प्रतिपादक महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल्य शैली के प्रतिपादक नरसिंह वर्मन प्रथम। राजसिंह शैली के प्रतिपादक नरसिंह वर्मन द्वितीय और अपराजित शैली के प्रतिपादक नंदी वर्मन। अपराजित शैली के प्रतिपादक कौन? नंदी वर्मन। अगला है मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? मामल्लपुरम। तो मामल्लपुरम जो है महाबलीपुरम को ही मामल्लपुरम कहा गया है। महाबलीपुरम को ही मामल्लपुरम कहा गया है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना था? तो नौसेना सबसे शक्तिशाली नौसेना था चोल शासक के समय। चोल शासक के पास शक्तिशाली नौसेना था। किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना था? चोल शासक। किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना था? हो जाएगा चोल शासक के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ है? तो चिदम्बरम है। भगवान नटराज का मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम में है। और भगवान नटराज जो है मंदिर है उसमें कौन सा शिल्पकला है? भरतनाट्यम शिल्पकला है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ है? तो चिदम्बरम में है। राष्ट्रकूट को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूट को उखाड़ के फेंका गया था किसके द्वारा? तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट को उखाड़ फेंका था। राष्ट्रकूट को उखाड़ फेंका था कौन? तैलप द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूट को उखाड़ फेंका गया। यानी राष्ट्रकूट वंश की समाप्ति किसने किया था? तैलप द्वितीय ने। राष्ट्रकूट को किसने समाप्त किया था? तैलप द्वितीय। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान प्रशासन के क्षेत्र में था कि सुसंगठित स्थानीय स्वशासन की स्थापना किया था। तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है चोल शासक को। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? चोल शासक को। स्थानीय स्वशासन का जनक चोल शासक को कहा जाता है। एलोरा क्या 34 गुफा का मंदिर? एलोरा के 34 गुफाओं का मंदिर जो है
एलोरा में गुफा है 34 गुफा का मंदिर किस ईस्वी के बीच बनाया गया है? तो 700 से 800 ईस्वी 700 से 800 ईस्वी के बीच एलोरा के 34 गुफाओं के मंदिर का निर्माण किया गया है। एलोरा के 34 गुफाओं के मंदिर का निर्माण कब किया गया है? 700 से 800 ईस्वी के बीच। 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है। त्रिमूर्ति में कौन सा? 3 मूर्ति है। किसका? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति जो है किस गुफा में? वो एलिफेंटा के गुफा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की मूर्ति जो है त्रिमूर्ति के नाम से जाता है। तो त्रिमूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा की गुफा में। त्रिमूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा के गुफा में। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? ह्वेनसांग आया था किसके समय में? हर्षवर्धन के समय। ह्वेनसांग चीनी यात्री है। ह्वेनसांग कहाँ का? चीनी यात्री है। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग जब कांची गया था, कांची पल्लव की राजधानी था, कहाँ? कांची। तो ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। ह्वेनसांग जब कांची की यात्रा किया था तो उस समय पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। अगला है सुमेलित करने के लिए पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन और सूची दो में प्रधान। जैसे राष्ट्र का प्रधान कौन होता था? राष्ट्र का प्रधान को होता था कौन? राष्ट्रिक। राष्ट्र का प्रधान होता था राष्ट्रिक। राष्ट्र का प्रधान होता था राष्ट्रिक। विषय यानी जिला। जिला को विषय कहा गया है। प्रांत को राष्ट्र कहा गया है। प्रांत को राष्ट्र कहा गया है। राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रिक। जिला को विषय कहा गया है और विषय का प्रधान होता था विषयिक। जिला को क्या कहा गया? विषय। और विषय का प्रधान कौन होता था? विषयिक। कोट्टम यानी तालुका। कोट्टम जो होता था उसका प्रधान देशाधिकृत कहलाता था। कोट्टम यानी तालुका। तालुका का प्रधान देशाधिकृत। कोट्टम का प्रधान कौन होता था? देशाधिकृत। कोट्टम का प्रधान कौन? देशाधिकृत। और ग्राम का प्रधान ग्राम भोजक। ग्राम का प्रधान कौन? ग्राम भोजक कहलाता था। तो पल्लव के समय राष्ट्र प्रांत को कहा गया है। राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रिक। विषय जिला को विषय कहा जाता था और विषय का प्रधान विषयिक। कोट्टम यानी तालुका को कहा गया और कोट्टम के प्रधान किसको कहा गया है? देशाधिकृत को। और ग्राम का प्रधान कहा गया है ग्राम भोजक को। ग्राम का प्रधान किसे? ग्राम भोजक को। अगला क्वेश्चन है अलवार एवं नयनार द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय? अलवार। वैष्णव संत को क्या अलवार कहा गया? अलवार कौन थे? वैष्णव संत। और नयनार जो शिव के पूजा करते थे यानी नयनार संत। अलवार जो विष्णु की पूजा करते थे यानी वैष्णव संत। और नयनार शिव की पूजा करने वाले शैव संत थे। तो अलवार एवं नयनार द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में प्रारंभ हुआ? हुआ था पल्लव वंश के समय। अलवार एवं नयनार संत द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस वंश के समय प्रारंभ हुआ? पल्लव वंश के समय। अलवार एवं नयनार द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय प्रारंभ हुआ था? पल्लव। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में अनुवाद किया है। महाभारत का भारत वेनवा के नाम से तमिल में अनुवाद किसने किया? पेरुनदेवनार। पेरुनदेवनार ने महाभारत का भारत वेनवा के नाम से तमिल में अनुवाद किया है। महाभारत का भारत वेनवा के नाम से तमिल में अनुवाद किसने किया है? पेरुनदेवनार ने। महाभारत का भारत वेनवा के नाम से तमिल में अनुवाद कौन किया है? पेरुनदेवनार। याद रखिएगा महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किया गया है। महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किया गया है किस नाम से? तो भारत वेनवा। महाभारत का तमिल भाषा में भारत वेनवा के नाम से अनुवाद किसने किया है? पेरुनदेवनार ने। पेरुनदेवनार। मामल्लपुरम के मंडप मंदिर एवं रथ मंदिर का निर्माण किसने किया? मामल्लपुरम जिसे महाबलीपुरम भी कहा गया है। मामल्लपुरम के मंडप मंदिर और रथ मंदिर का निर्माण किया है नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। मामल्लपुरम के जो रथ मंदिर है उसका निर्माण किया है नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या
राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा गया है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा गया। कांची का कैलाशनाथ मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम। राजेंद्र चोल जब बंगाल का अभियान किया था उस समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम था। अगला 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने ज़ोरोएस्ट्रियन यानी पारसी, ज़ोरोएस्ट्रियन पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचा था? तो कौन था जिसने पारसियों को शरण दी जो ईरान से यानी पर्सिया यानी ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तट के रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचा था? कौन? राष्ट्रकूटों ने। कौन था जिसने? राष्ट्रकूट ने पारसियों को शरण दिया था जो पर्सिया यानी ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत आए थे। किसने शरण दिया था? राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन है, वेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? वेंगी के चालुक्य वंश के 3 शाखा है, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य जो थे इसको चोल साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम को ही कहा गया है। राजेंद्र तृतीय ने वेंगी के चालुक्य को चोल साम्राज्य में विलय कर लिया था। कुलोत्तुंग प्रथम जिसे राजेंद्र चोल तृतीय कुलोत्तुंग प्रथम जिसे राजेंद्र तृतीय कहा गया है। तो कुलोत्तुंग प्रथम ने वेंगी के चालुक्य को चोल साम्राज्य में मिलाया था। कुलोत्तुंग प्रथम ने वेंगी के चालुक्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया है? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया है विक्रमादित्य 6। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया है? विक्रमादित्य 6। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया है? विक्रमादित्य 6 ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य 6 ने किया है। विक्रमांकचरित के रचयिता विल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक कौन थे? कौन सा पुस्तक है? विक्रमांकचरित की रचना किसने किया है? विल्हन ने। याद रखिएगा, राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने किया है और विक्रमांकचरित की रचना किसने किया है? विल्हन। विक्रमांकचरित की रचना किसने किया है? विल्हन। और मिताक्षरा की रचना किया है विज्ञानेश्वर। विक्रमांकचरित की रचना किया है कौन? विल्हन। मिताक्षरा की रचना किया है कौन? विज्ञानेश्वर। तो विक्रमांकचरित के रचयिता विल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक कौन थे? विक्रमादित्य 6। विल्हन और विज्ञानेश्वर विल्हन और विज्ञानेश्वर दोनों के संरक्षक कौन थे? विक्रमादित्य 6। विल्हन ने विक्रमांकचरित की रचना किया है और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना किया है। दोनों के संरक्षक कौन थे? विक्रमादित्य 6। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिताक्षरा की विषय वस्तु। मिताक्षरा किससे संबंधित है? तो मिताक्षरा हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। मिताक्षरा किससे संबंधित है? तो मिताक्षरा जो है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। मिताक्षरा किससे संबंधित है? मिताक्षरा जो है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। मिताक्षरा किससे संबंधित है? मिताक्षरा हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। पल्लव की राजभाषा कौन सी है? संस्कृत। पल्लव का राजभाषा कौन सा है? संस्कृत। पल्लव का राजभाषा क्या था? संस्कृत था। पल्लव का राजभाषा क्या था? संस्कृत। गोपुरम यानी मुख्य द्वार को गोपुरम कहा गया है। मंदिर निर्माण के द्रविड़ शैली में मुख्य निर्माण को क्या कहा गया? मुख्य द्वार को क्या कहें? गोपुरम। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो गोपुरम यानी मुख्य द्वार को गोपुरम कहा गया। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप मिलता है सबसे पहले कांची के कैलाशनाथ मंदिर, यानी कांची के कैलाशनाथ मंदिर में सबसे पहले गोपुरम का साक्ष्य मिलता है। तो गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप किसमें मिलता है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के
5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में? कर्नाटक में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में है? कर्नाटक में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में है? कर्नाटक में। निम्नांकित राजवंश में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? तो चोल शासक, चोल वंश के शासक जो थे अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। किस वंश के शासक थे जिसने जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? वह थे चोल शासक। किस वंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? चोल शासक। अगला है दक्षिण भारत का युद्ध, एक तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूट। तक्कोलम का युद्ध किसके बीच? चोल शासक और राष्ट्रकूट शासक के बीच। तक्कोलम का युद्ध हुआ है चोल एवं राष्ट्रकूट के बीच में। दक्षिण भारत का युद्ध है कौन? तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूट के बीच। एलोरा गुफा का निर्माण कराया था। तो एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया है। एलोरा की गुफा का निर्माण किसने कराया है? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया है? राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम, गोपुरम क्या होता था? जो तोरण के ऊपर बने अलंकरण एवं बहुमंजिला भवन। गोपुरम होता था तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा की गुफाओं व शैलकृत मंदिर का संबंध है किससे? तो एलोरा की गुफा व शैलकृत मंदिर का संबंध है बौद्ध, जैन और हिंदू से। हिंदू, बौद्ध और जैन। हिंदू, बौद्ध और जैन। एलोरा की गुफा का संबंध किससे है? हिंदू, बौद्ध और जैन से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या था? तो चोल प्रशासन का विशेषता था क्या? अस्थायी स्वशासन, यानी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या था? अस्थायी स्वशासन। चोल शासक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या था? अस्थायी स्वशासन, यानी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल शासन की विशेषता क्या था? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोल का राज फैला हुआ था कहाँ? दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासक के समय में बनी हुई प्रतिमा में सबसे अधिक विख्यात हुआ था। तो चोल काल के समय जो प्रतिमा यानी मूर्ति बना उसमें सबसे अधिक विख्यात हुआ था नटराज शिव का मूर्ति। नटराज शिव का प्रतिमा जो कांस्य प्रतिमा है, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा चोल काल की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा थी। चोल शासक के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुआ कौन सा? नटराज शिव का कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? तो चोल काल ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था। चोल अस्थायी स्वशासन यानी ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल किसके लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम प्रशासन यानी ग्रामीण सभा। तो चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभा के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना किया था? तो रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना किया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट शासक कौन? कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना किया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना किया था? कृष्ण तृतीय ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना किया है? हो जाएगा कृष्ण तृतीय। वेनिस यात्री कौन? मार्को पोलो। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 93 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वेनिस यात्री कौन था? मार्को पोलो। मार्को पोलो 1288 से 93। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 93 में पांड्य राज्य का भ्रमण किया था। तो जब पांड्य राज्य का भ्रमण किया था उसमें पांड्य वंश के शासक थे कौन? मारवर्मन कुलशेखर। मारवर्मन कुलशेखर। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? मारवर्मन कुलशेखर।
वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था मारवर्मन कुलशेखर। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया कौन? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? कृष्ण प्रथम ने। किसने मालखेत को राष्ट्रकूट का राजधानी बनाया? मानखेत को राष्ट्रकूट का राजधानी बनाया कौन? अमोघवर्ष ने। मानखेत को राष्ट्रकूट का राजधानी किसने बनाया? अमोघवर्ष। मानखेत को राष्ट्रकूट का राजधानी किसने बनाया? अमोघवर्ष ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया है और राष्ट्रकूट का राजधानी मानखेत बनाया था अमोघवर्ष। कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कौन? कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग की रचना भी किसने किया है? अमोघवर्ष ने। कवि राजमार्ग की रचना किसने किया है? अमोघवर्ष। अमोघवर्ष ने राष्ट्रकूट राज का राजधानी बनाया मानखेत को। अमोघवर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना किया है। अमोघवर्ष ने राष्ट्रकूट का राजधानी बनाया कहाँ? मानखेत को। और अमोघवर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना किया है। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान कौन कहलाता था? राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल राष्ट्रकूट काल को माना जाता है। कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल राष्ट्रकूट काल। कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल राष्ट्रकूट काल को माना जाता है। और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल थे? पम, पो और रन। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पम, पो और रन। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन शामिल नहीं था? तो पम, पो और रन जो थे तीनों कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे, बल्कि सायन नहीं थे। कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल राष्ट्रकूट का काल माना जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पम, पो और रन। पम, पो और रन जो थे कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न, इसका कुछ ग्रंथ दिया गया, जैसे आदि पुराण ग्रंथ है, उसके ग्रंथकार कौन थे? पंप। आदि पुराण के ग्रंथकार कौन थे? पंप। आदि पुराण के कौन हो जाएगा? पंप। और शांति पुराण का पुन। शांति पुराण के कौन थे? पुन। और अजीत पुराण के थे रन। आदि पुराण के पंप, शांति पुराण के पुन और अजीत पुराण के रन। पंप, पुन और रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे। पंप ने आदि पुराण का संकलन किया था। आदि पुराण का ग्रंथकार थे कौन? पंप। शांति पुराण के पुन और अजीत पुराण के रन। आदि पुराण के पंप, शांति पुराण के पुन और अजीत पुराण के कौन थे? रन। अमोघ वृत्ति के ग्रंथकार सक्टायन। अमोघ वृत्ति के ग्रंथकार कौन थे? सक्टायन। अमोघ वृत्ति के ग्रंथकार हो जाएगा कौन? सक्टायन। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूना कहाँ है? तो राष्ट्रकूट कालीन जो स्थापत्य कला है उसका नमूना कहाँ मिलता है? एलोरा और एलिफेंटा। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूना मिलता है कहाँ? एलोरा की गुफा और एलिफेंटा। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूना कहाँ? एलोरा और एलिफेंटा में। अगला है कौन? रावण की खाई, दशावतार, कैलाशनाथ गुफा मंदिर कहाँ मिलते हैं? तो ये एलोरा की गुफा में। रावण के खाई, दशावतार और कैलाश गुफा मंदिर कहाँ है? एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में स्थित गुफा है कौन? एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, धारानगरी में। महाराष्ट्र के धारानगरी में एलिफेंटा की गुफा है और राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला का नमूना भी मिलता है एलिफेंटा में भी और एलोरा में भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासक को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। सही बात है। तो चोल शासक ने पांड्य और चेर शासक को हराया था। चोल शासक ने पांड्य और चेर शासक को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में
अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। सही बात है। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के कौन, शैलेंद्र शासक, शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्र को जीता था। सही, दोनों सही हो जाएगा। कथन 1 और 2। चोल ने किसको हराया था, पांड्य और चेर। चोल ने चेर और पांड्य दोनों को मध्यकालीन भारत के प्रारंभ में हरा के चेर और पांड्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। और चोल ने कहाँ के शासक, दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र, वहाँ पे था एक साम्राज्य शैलेंद्र साम्राज्य। दक्षिण पूर्व एशिया में साम्राज्य कौन था, शैलेंद्र साम्राज्य। तो चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्र को जीता भी था। अगला होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक कहाँ, हेलेबिड और बेलूर में। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, हेलेबिड और बेलूर में। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हेलेबिड और बेलूर में। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, हेलेबिड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था। तो चोलों ने किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, वह था वेंगी के चालुक्य। चोलों ने वेंगी के चालुक्य के साथ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। चोल जो थे वेंगी के चालुक्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। चोल काल में निर्मित नटराज कांस्य प्रतिमा में देवाकृति पर आया है। तो नटराज का जो मूर्ति बना है उसमें नटराज मूर्ति, उसमें 4 भुजा है, यानी चतुर्भुज, 4 हाथ है। नटराज की जो मूर्ति है उसमें कितना हाथ है, 4, यानी 4 भुजा। तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति पर आया कैसा है, चतुर्भुज, यानी 4 भुजा वाले। अगला है, नवीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य का नींव रखा गया था। तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, विजयालय ने। चोल साम्राज्य का स्थापना किसने किया है, विजयालय ने। सुगंध वृत्त यानी कर को हटाने वाला, टैक्स को हटाने वाला, सुगंध वृत्त की उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया था। सुगंध वृत्त यानी कर को हटाने वाला, तो सुगंध वृत्त के उपाधि धारण किया था कौन, राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जिसे कुलोतुंग चोल भी कहा गया। राजेंद्र तृतीय ने सुगंध वृत्त की उपाधि धारण किया है। राजेंद्र तृतीय जिसे कुलोतुंग प्रथम यानी कुलोतुंग चोल प्रथम कहा गया है, उसने राजेंद्र तृतीय ने सुगंध वृत्त यानी कर को हटाने वाला की उपाधि धारण किया था। सुगंध वृत्त की उपाधि किसने धारण किया, राजेंद्र तृतीय यानी कुलोतुंग प्रथम। अगला है ग्रंथ और उसके ग्रंथकार, जैसे पेरियर पुराणम के ग्रंथकार कौन थे, सेक्किलार। पेरियर पुराणम के थे कौन, सेक्किलार। पेरियर पुराणम के थे सेक्किलार। वीर सोलियम के बुद्ध मित्र, वीर सोलियम के बुद्ध मित्र थे। पेरियर पुराणम के सेक्किलार, वीर सोलियम के वीर कौन थे, बुद्ध। वीर मित्र कौन थे, वीर सोलियम के बुद्ध मित्र, वीर सोलियम के कौन थे, बुद्ध मित्र। और कलिंग तुप्परनी के जय गोंदन जो थे, कलिंग तुप्परनी के जय गोंदनम। अगला है पेरियर पुराणम के क्या हो जाएगा, सेक्किलार, वीर सोलियम के बुद्ध मित्र, कलिंग तुप्परनी के जय गोंदन। अगला है चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला शासक कौन था। तो चोल का राजधानी तंजौर और स्थापना किसने किया था, विजयालय ने। चोल राज्य की राजधानी तंजौर किसने बनाया था, चोल वंश के संस्थापक विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय जो था पहले पल्लव का सामंत हुआ करता था। चोल वंश के संस्थापक विजयालय पहले पल्लव का सामंत हुआ करता था। चोल राज्य की स्थापना विजयालय 846 ईस्वी में किया है। तो चोल राज्य की स्थापना किसने किया है, विजयालय ने किया है। कब किया, 846 ईस्वी में किया। चोल राज्य का राजधानी कहाँ था, तंजौर। किसने बनाया, विजयालय। चोल शासक जो थे प्रारंभ में किसका, पल्लव का सामंत हुआ करते थे। चोल शासक प्रारंभ में पल्लव का सामंत हुआ करते थे। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण किया।
तो नटराज मंदिर का निर्माण किया है कौन? परांतक प्रथम ने। नटराज मंदिर का निर्माण चोल शासक परांतक प्रथम ने किया है। नटराज मंदिर का निर्माण किसने किया है? चोल शासक परांतक प्रथम। नटराज मंदिर का निर्माण किसने किया है? चोल शासक परांतक प्रथम ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? अभिलेख को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? राजराज प्रथम ने। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? राजराज प्रथम ने। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने का सूत्रपात परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? राजराज प्रथम ने किया है। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसका राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो वह कौन चोल शासक था? वह चोल शासक था राजराजा प्रथम। राजराज प्रथम चोल शासक था जिसने श्रीलंकाई के शासक कौन? महेंद्र पंचम। चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसका राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। तो वह चोल शासक कौन था जो श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर अधिकार किया? राजराज प्रथम। वह चोल शासक कौन था जो श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके राजधानी अनुराधापुर किसका? श्रीलंका के राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और उसके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था? राजराज प्रथम ने। वह तो चोल शासक राजराज प्रथम था जिसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित क्षेत्र को मुमडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया। और राजराज प्रथम जो कौन? श्रीलंका शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसके राजधानी अनुराधापुर को नष्ट करके वो उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया था और जो क्षेत्र जीता था उसका नाम क्या रखा? मुमडी चोल मंडलम। मुमडी चोल मंडलम। राजराज प्रथम ने जीते हुए क्षेत्र का नाम रखा मुमडी चोल मंडलम। राजराज प्रथम ने जीते हुए क्षेत्र का नाम क्या रखा? मुमडी चोल मंडलम। और मुमडी चोल देव की उपाधि धारण किया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित क्षेत्र को मुमडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुमडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत का राजधानी किसके बनाया गया? तो मुमडी चोल मंडलम का राजधानी बनाया गया पोलन तरुआ मुमडी चोल मंडलम का राजधानी बनाया। मुमडी चोल मंडलम की स्थापना किया था राजराज प्रथम ने। श्रीलंका के जीता हुआ क्षेत्र था और मुमडी चोल देव की उपाधि भी धारण किया कौन? राजराज प्रथम। मुमडी चोल मंडलम का राजधानी किसको बनाया? पोल तरुआ को। अगला क्वेश्चन है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय यानी श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन करने का श्रेय किसे जाता है? तो चोल की पहली सामुद्रिक विजय यानी श्रीलंका विजय करने और नौसेना के गठन करने का श्रेय राजराज प्रथम। राजराज प्रथम वह पहला चोल शासक हुआ था जो श्रीलंका को जीता था। राजराज प्रथम पहला चोल शासक था जिसने श्रीलंका को जीता था और नौसेना का भी गठन किया था। तो पहला चोल शासक जिसने श्रीलंका को जीता और नौसेना का गठन किया था राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजय का समापन मालदीव द्वीप समूह के विजय से किया था? राजराज प्रथम जो थे मालदीव जो है मालदीव द्वीप समूह उसको भी जीता था और मालदीव द्वीप समूह को जीतने के बाद वह अपने विजय अभियान को रोक दिया था। राजराज प्रथम ने मालदीव द्वीप समूह को जीता था। मालदीव द्वीप समूह उसका अंतिम अभियान था। राजराज प्रथम का अंतिम अभियान कौन सा था? मालदीव द्वीप समूह। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया? 1000 ईस्वी में भू राजस्व का निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था कौन? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने
भूमि का संरक्षण कराया था, भूमि का सर्वेक्षण कराया था। क्यों? भू राजस्व के निर्धारण के लिए। राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका के विजय को पूर्ण किया था? शुरुआत श्रीलंका को जीतने का किया था कौन? राजराज प्रथम। लेकिन श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया कौन? राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका विजय का शुरुआत किसने किया था? राजराज प्रथम ने। और श्रीलंका को पूरी तरह से कौन जीता था? राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका विजय का शुरुआत किया था राजराज प्रथम। श्रीलंका को पूरी तरह से कौन जीता था? तो राजराज प्रथम ने। किसने चिदम्बरम के निकट गंगईकोंड चोलपुरम बसाया? चिदम्बरम के निकट गंगईकोंड चोलपुरम बसाया और उतना उसका राजधानी बनाया था राजेंद्र प्रथम। चिदम्बरम के निकट गंगईकोंड चोलपुरम बसाया था कौन? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम बसाया था और उसको अपना राजधानी भी बनाया था। तो चिदम्बरम के निकट गंगईकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपना राजधानी बनाया कौन? राजेंद्र प्रथम। किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया? कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था। कलिंग, ओड और बंगाल पे आक्रमण किया था। कलिंग, ओड और बंगाल में पाल वंश का शासक था, तो कलिंग, ओड और बंगाल के पाल पर आक्रमण किया था कौन? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम पहला शासक था जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आक्रमण किया था। राजेंद्र प्रथम पहला शासक था जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आक्रमण किया था कौन? राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम पहला शासक हुआ था जिसने कलिंग, ओड और बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था। साथ ही इसने इस ऐतिहासिक भ्रम को भी तोड़ दिया कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। तो दक्षिण भारत से पहला शासक जो उत्तर भारत पे आक्रमण किया, उत्तर भारत यानी कलिंग, ओड और बंगाल पर आक्रमण किया था, और राजेंद्र प्रथम था। दक्षिण भारत का शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयो तुंगवर्मा को पराजित किया था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल शासक था जिसने इंडोनेशिया का द्वीप है कौन सा? सुमात्रा। तो सुमात्रा द्वीप के विजय साम्राज्य के शासक थे कौन? संग्राम विजयो तुंगवर्मा। संग्राम विजयो तुंगवर्मा कहाँ का था? सुमात्रा का शासक। सुमात्रा इंडोनेशिया में है। सुमात्रा का इंडोनेशिया में है, तो इंडोनेशिया का द्वीप है कौन सा? सुमात्रा। वहाँ का शासक था कौन? संग्राम विजयो तुंगवर्मा। संग्राम विजयो तुंगवर्मा को पराजित किया था कौन? राजेंद्र प्रथम। तथा निकोबार द्वीप समूह और मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य काराराम सहित 12 द्वीप पर अधिकार कर लिया था। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? 92 व्यापारी का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था कुलोतुंग प्रथम ने। कुलोतुंग चोल प्रथम 1077 ईस्वी में 92 व्यापारी का एक शिष्टमंडल कहाँ? चीन भेजा था। कुलोतुंग चोल जो कुलोतुंग प्रथम यानी कुलोतुंग चोल ने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। कुलोतुंग प्रथम ने 92 व्यापारी का शिष्टमंडल चीन भेजा था। कब? 1077 ईस्वी में। अगला है चोलकालीन प्रशासन के बारे में। तो चोलकालीन प्रशासन पेरुंदरम जो होता था उच्च श्रेणी का अधिकारी। पेरुंदरम उच्च श्रेणी के अधिकारी और सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी। पेरुंदरम उच्च श्रेणी के यानी उच्च कुल ने मतलब हायर क्लास, और सिरुंदरम लोअर क्लास के। तो उच्च श्रेणी के अधिकारी को चोल काल में पेरुंदरम कहा गया और निम्न श्रेणी के अधिकारी को सिरुतरम कहा गया। मुख्य सचिव को ओले नायकम मुख्य सचिव को कहा गया। ओले नायकम जो मुख्य सचिव होता था चोल काल में उसे ओले नायकम कहा गया। चोल काल में मुख्य सचिव को ओले नायकम और प्रेषण लिपिक यानी क्लर्क को क्या कहा? विदेयाधिकारी। प्रेषण लिपिक को विदेयाधिकारी। प्रेषण लिपिक को विदेयाधिकारी। मुख्य सचिव को ओले नायकम। पेरुंदरम उच्च श्रेणी के अधिकारी और सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी। चोल काल में पेरुंदरम उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे, निम्न श्रेणी के अधिकारी को सिरुतरम कहा गया, मुख्य सचिव को ओले नायकम कहा गया
ऑपरेशन लिपि को वैदेयाधिकारी कहा गया। अगला है चोल कालीन प्रशासन का जो विभाजन हुआ था किसके समय? चोल काल में जो प्रशासन का विभाजन हुआ था प्रांत जो था, प्रांत को मंडलम कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम। प्रांत को मंडलम कहा गया। कमिश्नरी को वलनाडु या कोट्टम। नाडु होता था जिला, नाडु क्या होता था? जिला, और कमिश्नरी को वलनाडु यानी कोट्टम। नाडु यानी जिला और वलनाडु यानी कमिश्नरी। नाडु यानी जिला और वलनाडु यानी कमिश्नरी। प्रांत को मंडलम। कुर्रम मतलब ग्राम समूह, ग्राम समूह को क्या? कुर्रम। ग्राम समूह को कहा गया है कुर्रम। चोल काल में प्रांत को क्या कहा गया? मंडलम। प्रांत को मंडलम कहा गया है। नाडु यानी जिला, कमिश्नरी को वलनाडु यानी कोट्टम और ग्राम समूह को कुर्रम। ग्राम समूह को क्या? कुर्रम कहा गया। ग्राम समूह को कुर्रम कहा गया। उड़ ग्राम यानी समान ग्राम की सभा को उड़ार कहा गया। उड़ ग्राम यानी उड़ार। उड़ार जो सामान्य ग्राम जो होता था, तो सामान्य ग्राम यानी उड़ ग्राम की सभा को उड़ार कहा गया। उड़ ग्राम का मतलब सामान्य ग्राम, उड़ ग्राम का मतलब सामान्य ग्राम, और उड़ ग्राम की सभा को उड़ार कहा गया। सभा या महासभा या पेरू गुर्री जो ब्राह्मण को दान में दिया गया गांव की सभा, चतुर्वेदी मंडलम गांव। चतुर्वेदी मंडलम गांव, जो चतुर्वेदी मंडलम गांव जिसे ब्राह्मण को दान में दिया गया गांव होता था, चतुर्वेदी मंडलम ग्राम की सभा को क्या? सभा या महासभा कहा गया। नगर के व्यापारी जो सभा करते उसे नगरम और शिल्पियों की सभा को पुग। नगर के व्यापारी की सभा को नगरम और शिल्पियों की सभा को पुग कहा गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है। महासभा के कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता है। महासभा की कार्यकारिणी परिषद को क्या कहा जाता है? वरीयम। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा गया? वरीयम। वरीयम होता था महासभा की कार्यकारी समिति, वरीयम। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलता है? महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलता है? उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलता है। महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलता है? उत्तर मेरूर अभिलेख से। चोल काल में कदीमे होता था क्या? कदीमे जो होता था, भूमि से जो राजस्व लिया जाता था उसे चोल काल में कदीमे कहा गया है। तो कदीमे का मतलब हुआ था भू राजस्व यानी लगान जिसे कहते हैं। चोल काल में कदीमे का मतलब भू राजस्व यानी लगान होता था। चोल काल में कदीमे का मतलब भू राजस्व यानी लगान होता था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय। नौसेना का विकास शुरू किया था कौन? राजराज प्रथम ने। लेकिन सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सा उपाधि दिया जाता था? युद्ध में जो योद्धा अपना विशेष पराक्रम दिखाता था उसे महादंड नायक कहा गया। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को महादंड नायक कहा गया। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को क्या कहा गया? महादंड नायक। महादंड नायक। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले को महादंड नायक। पराया का मतलब क्या होता था? अछूत। पराया का मतलब अछूत। पराया का मतलब क्या होता था? अछूत। पराया का मतलब अछूत होता था। और चोल काल में सोना के सिक्का को कुलंजू कहा जाता था। चोल काल में पराया का मतलब होता था अछूत, पराया का मतलब क्या? अछूत। और सोना के सिक्का को कुलंजू। सोना के सिक्का क्या कहलाते थे? कुलंजू। चोल काल में सोना के सिक्का कुलंजू कहलाते थे। चोल काल में सोना के सिक्का कुलंजू कहलाते थे। चोल काल में राज्य की स्वामित्व भूमि क्या कहलाता था? तो राज्य का जो भूमि होता था यानी राज्य के राजा का जिस पर अधिकार होता था, राज्य की स्वामित्व भूमि, उसे प्रभुमान्यम। प्रभुमान्यम चोल काल में राज्य की स्वामित्व भूमि कहलाता था। चोल काल में राज्य का स्वामित्व भूमि क्या कहलाता था? प्रभुमान्यम। चोल काल में राज्य का स्वामित्व भूमि प्रभुमान्यम कहलाता था। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार आयोजन किया था?
हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार लोक महादेवी ने शुरू किया था। हिरण्यगर्भ त्यौहार किसने शुरू किया? लोक महादेवी। चोल काल में हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार शुरू किया था लोक महादेवी ने। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट कौन थे? तो चीन में दूत भेजा था कौन? राजराज प्रथम ने भेजा है, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम भी भेजा है। तो चीन में व्यापारिक दूत कौन भेजा था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम सब भेजा था। नाना देशी निगम क्या होता था? तो नाना देशी निगम क्या होता था? दूर दूर के प्रदेश और विदेश के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी। नाना देशी निगम कौन होता था? तो दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी को नाना देशी निगम कहा गया। दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी को नाना देशी निगम कहा गया। नाना देशी निगम किसे कहा गया? दूर दूर के प्रदेश व विदेश के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने, ये कौन है? फर्ग्यूसन ने चोल काल के बारे में कहा गया है कि फर्ग्यूसन ने चोल काल के विषय में क्या कहा कि उस काल के कलाकारों ने दैत्य की तरह कल्पना किया था। चोल काल के बारे में फर्ग्यूसन ने कहा कि चोल काल के जो कलाकार थे वह दैत्य की तरह कल्पना किया और जौहरी ने उसे पूरा किया था। फर्ग्यूसन ने चोल काल के विषय में कहा गया कि उस काल के कलाकारों ने दैत्य की तरह कल्पना की और जौहरियों ने उसे पूरा किया। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वह शिव को समर्पित है, शिव देवता को समर्पित है। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसने किया? राजेंद्र प्रथम ने। गंगईकोंड चोलपुरम के शिव मंदिर का निर्माण किसने किया है? राजेंद्र प्रथम। गंगईकोंड चोलपुरम के शिव मंदिर का निर्माण किसने किया है? राजेंद्र प्रथम। चोल कालीन त्रिरत्न तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो चोल कालीन जो है चोल समय में तमिल के त्रिरत्न में शामिल देखो कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी। कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी ये तीनों जो थे कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी चोल काल के तमिल के त्रिरत्न में शामिल थे। चोल काल के त्रिरत्न कौन थे? कंबन, कुट्टन, पुगलेंदी। कंबन, कुट्टन, पुगलेंदी चोल काल के त्रिरत्न में शामिल थे। शामिल कौन नहीं हो जाएगा? जय गोंदर। चोल राष्ट्रकूट समय में बताए कौन थे? तो राष्ट्रकूट साहित्य में कौन थे? पम, हो और रन। और चोल काल के त्रिरत्न कौन थे? कंबन, कुट्टन, पुगलेंदी। कंबन, कुट्टन, पुगलेंदी चोल काल के त्रिरत्न थे। अगला ग्रंथकार और ग्रंथ, जैसे कंबन ने किस ग्रंथ को रचना किया है? तो रामायणम की रचना किसने किया है? कंबन। रामायणम के कंबन ने किया है। कुट्टन, जिसे ओटकुट्टन भी कहा है, कुट्टन ने पिल्लई तामिल का कुट्टन और पुगलेंदी का है नवलेम्बा। पुगलेंदी का क्या है? नवलेम्बा। तो चोल काल के त्रिरत्न थे कौन? कंबन, कुट्टन, पुगलेंदी। चोल काल के त्रिरत्न कौन थे? कंबन, कुट्टन, पुगलेंदी। कंबन ने रामायणम की रचना की गया है। रामायणम किसने? कंबन। रामायणम का कंबन, पिल्लई तामिल का कुट्टन। रामायणम का किसने किया है? कंबन ने। पिल्लई तामिल का कुट्टन ने किया है। नल वेम्बा का पुगलेंदी ने। रामायणम का कंबन, पिल्लई तामिल का कुट्टन और नलवेम्बा का पुगलेंदी ने किया। किसने? ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना किया। ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका। ऋगार्थ दीपिका की रचना किया वेंकट माधव ने। ऋगार्थ दीपिका की रचना किसने किया है? वेंकट माधव। ऋगार्थ दीपिका की रचना किसने किया? वेंकट माधव। ऋगार्थ दीपिका की रचना किसने किया है? वेंकट माधव ने। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए राज्य और उसका राज क्षेत्र। जैसे काकतीय राजवंश जो है आंध्र प्रदेश के वारंगल के क्षेत्र में था। काकतीय राजवंश कहाँ था? वारंगल। यादव देवगिरी के यादव थे। होयसल कहाँ के थे? तो होयसल जो थे कर्नाटक में द्वार समुद्र के होयसल और शिलाहार
महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश का था। शिलाहार कहाँ का? महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश का। तो काकतीय कहाँ का हो जाएगा? काकतीय आंध्र प्रदेश के वारंगल। यादव देवगिरी के यादव। होयसल कर्नाटक के द्वार समुद्र। होयसल कहाँ? द्वार समुद्र के। होयसल द्वार समुद्र जो कर्नाटक में है। और शिलाहार महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में। शिलाहार महाराष्ट्र के कोंकण। काकतीय वारंगल में, यादव देवगिरी में, होयसल द्वार समुद्र और शिलाहार कोंकण। राजवंश और उसका वास्तविक संस्थापक दिया है, जैसे काकतीय राजवंश। तो काकतीय राजवंश जो थे इसका स्थापना किसने किया था? काकतीय राजवंश के संस्थापक कौन थे? वह थे पुरोलराज द्वितीय। पुरोलराज द्वितीय काकतीय राजवंश के संस्थापक थे। और काकतीय राजवंश वारंगल आंध्र प्रदेश में थे। काकतीय राजवंश के संस्थापक कौन थे? पुरोलराज द्वितीय। काकतीय राजवंश के संस्थापक थे पुरोलराज द्वितीय। देवगिरी के यादव थे और इसका संस्थापक विल्लम पाँच। देवगिरी के कौन थे? यादव थे। संस्थापक विल्लम पाँच। वारंगल के कौन थे? काकतीय। वारंगल के कौन थे? काकतीय। वारंगल के काकतीय थे। संस्थापक पुरोलराज द्वितीय। देवगिरी के यादव थे विल्लम पाँच। और होयसल कहाँ के? द्वार समुद्र कर्नाटक। होयसल कहाँ के थे? द्वार समुद्र। इसका थे विट्टिक देव विष्णुवर्धन। होयसल के विष्णुवर्धन। होयसल के कौन थे? विष्णुवर्धन। अगला है रुद्रांबा। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? रुद्रांबा जो है काकतीय राजवंश का। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो रुद्रांबा है काकतीय राजवंश की। रुद्रांबा काकतीय राजवंश की महिला शासिका थी। रुद्रांबा किस वंश का? काकतीय का। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज प्रथम का मूल नाम? तो राजराज प्रथम का मूल नाम क्या है? अरिमोलीवर्मन। राजराज प्रथम का मूल नाम पूछेगा, अरिमोलीवर्मन। राजराज प्रथम का मूल नाम क्या हो जाएगा? अरिमोलीवर्मन। राजराज प्रथम का मूल नाम क्या हो जाएगा? अरिमोलीवर्मन। वह कौन चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो श्रीलंका को पूरी तरह स्वतंत्रता दिया था और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था कुलोतुंग प्रथम। श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण किया था कौन? राजराज प्रथम। श्रीलंका को पूरी तरह से जीता था राजेंद्र प्रथम और श्रीलंका को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया और श्रीलंका के शासक, श्रीलंका के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था कौन? कुलोतुंग प्रथम ने। कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका के शासक के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो आज का हमारा ये 120 क्वेश्चन इसमें है। दक्षिण भारत मेनली इसमें था, तो दक्षिण भारत को हम लोग कंप्लीट किए हैं। बाकी हमारा अगला टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो अगला लेक्चर हम लोग दिल्ली सल्तनत क्लियर करेंगे।